अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो कोई लास्ट क्लास में से क्वेश्चन तो नहीं? जी, लास्ट क्लास में से कोई क्वेश्चन तो नहीं। हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हम सैंपल स्ट्रेटजीज लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सैम्पलिंग डिस्क्रिप्शन का मेथड हमने डिस्कस किया था। थैंक यू अजमतुल्लाह साहब। अब हम आज डिस्कस करते हैं सैंपल डिस्क्रिप्शन फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। तो इसको दरअसल आपकी जो सैंपल डिस्क्रिप्शन है वो फ्रेंड जो है ना, आप जैसे मैंने पहले बताया कि आप रिग्रेशन के तहत कर रहे हैं, तो आपको वो हमने डिस्कस किया था आपके साथ। आज हम कॉम्प्लेक्स मॉडल, फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी स्टडी का मॉडल है इस तरह का, या आपकी स्टडी का जो प्रपोज्ड मॉडल है कुछ इस तरह का है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉडल्स है, तो आप किसी मॉडल को किसी सेकंड जनरेशन एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं उनके तहत एनालाइज करना चाहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग में हमारे पास मल्टीपल जो है ना सॉफ्टवेयर जो काम करते हैं, जिसमें हमारे पास ईमोज है और एम प्लस है, स्मार्ट पीएलएस है। तो हम इनमें से देखेंगे कि हमारे लिए इनका जो सैंपल साइज डिस्क्रिप्शन है वो हम किस तरह करते हैं। हमारे पास जैक्सन का एक फार्मूला है, उसके तहत हम सैंपल साइज डिसाइड करते हैं जैक्सन के फार्मूले के तहत। जैक्सन का फार्मूला है n/q। जैक्सन का फार्मूला है n/q। तो यहाँ पे आपके पास n/q के हिसाब से आप जो है ना अपना सैंपल साइज डिसाइड करते हैं। यहाँ पे n है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और q है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स भी कहते हैं इन्हें, एस्टिमेट्स भी कहते हैं, ये आपके पास q है। तो अब आप दरअसल पैरामीटर्स और एस्टिमेट्स पे जो है ना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं। अब पैरामीटर क्या होते हैं? आपके सिंगल हेडेड एरोज होते हैं। आपके जो मॉडल के अंदर सिंगल हेडेड एरोज होते हैं वो आपके पैरामीटर्स होते हैं। सिंगल हेडेड जो एरोज होते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, तो इनको हमने काउंट करना है। जितने आपके मॉडल्स के अंदर हैं वो आपने काउंट करने हैं। जैसे ये सिंपलेस्ट मॉडल है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 आपके ये बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 7 पैरामीटर है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ईच पैरामीटर आप कितने पार्टिसिपेंट लेंगे। ईच पैरामीटर या ईच सिंगल हेडेड एरो आपने कितने पार्टिसिपेंट लेने हैं। तो रिकमेंडेड जो रिसर्चेस बताती हैं वो ये हैं कि जब आपके 10 से कम पैरामीटर हों तो आपके 20 पार्टिसिपेंट अगेंस्ट ईच पैरामीटर हों, और जब आपके 10 से ज़्यादा हों और 15 तक हों तो आपके फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्टिमेट या पैरामीटर ये सिंगल हेडेड एरो इंक्रीज करते जाएंगे, आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या सैंपल साइज अगेंस्ट ईच पैरामीटर डिक्रीज होता जाएगा। जैसे अब ये फॉर एग्जांपल आपके पैरामीटर 15 होते तो आपका ये जो पैरामीटर का फार्मूला है, तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट ईच पैरामीटर हो सकता है मैं 14 करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 14 एस्टिमेट के अगेंस्ट आपको 15 पार्टिसिपेंट अगेंस्ट ईच एस्टिमेट चाहिए। तो आप ये देखें, ये हम ऊपर वाले का अगर देखें तो हमारे पास अगर एक में मतलब एक एस्टिमेट में आपको एक पैरामीटर के अगेंस्ट 20 चाहिए,
तो दूसरे के अगेंस्ट भी आपको 20 चाहिए। तो इस तरह अगर आपको 7 के अगेंस्ट 20 चाहिए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आपका सैंपल साइज बनता है 140। ये आपका सैंपल साइज है। तो ये इसे कहते हैं जैक्सन फार्मूला, जिसके तहत हम सैंपल साइज डिसाइड करते हैं कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। ये जैक्सन का फार्मूला है n/q। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें, फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आता हूँ n/q में। नो सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने म्यूट किया हुआ था, मुझे नहीं। अफील, आप थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हमने यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास देखें, ये जो है ना मॉडल्स हैं, हमारे पास बेसिकली दो एनालिसिस की जनरेशन्स हैं। एक फर्स्ट जनरेशन है, एक सेकंड जनरेशन है। जब आप एनालिसिस सिंपल मीडिएशन रन कर रहे होते हैं या कोई रिग्रेशन मॉडल रन कर रहे होते हैं, तो आप ना रिग्रेशन अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, जिसमें हायरार्किकल रिग्रेशन या सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं या लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं। इसकी हम टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आप सिंपल प्रेडिक्टर देख रहे हैं या बैरन एंड कैनी के अप्रोच के तहत मीडिएशन के मॉडल्स देख रहे हैं या मॉडरेशन देख रहे हैं, तो आप दरअसल रिग्रेशन इक्वेशन की फर्स्ट जनरेशन एनालिसिस टेक्निक पे काम कर रहे थे। उसके लिए जी पावर इज वेरी सूटेबल, मतलब फॉर डिटरमिनिंग द सैंपल अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। लेकिन जब हमारे पास बात आती है कम्प्लेक्स मॉडल्स की, कि हम अगर कम्प्लेक्स मॉडल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल आईवीज हैं, मल्टीपल मीडिएटर्स हैं, तो उसको हम करते हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के तहत। अब देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन के तहत आप एसपीएसएस में करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इक्वेशन के तहत आप इमोस पे कर सकते हैं, स्मार्ट पीएलएस पे कर सकते हैं, एम प्लस पे कर सकते हैं, लिजरल पे कर सकते हैं, आर पे कर सकते हैं, मैटलैब पे कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। तो दरअसल जो कम्प्लेक्स मॉडल होते हैं वो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग इसलिए कहलाते हैं कि ये जो देखो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये आपके सामने, तो वो इन स्ट्रक्चर को एज इट इज टेस्ट करता है। आप इनकी ग्राफिकल इंटरफेस बनाते हैं, आप इनमें वेरिएबल नहीं इंक्लूड करते, उनकी वैल्यूज नहीं इंक्लूड करते, जैसे आप रिग्रेशन में वेरिएबल इंक्लूड करते, तो इसके यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर ये ऐसे के ऐसे थ्योरी टेस्ट हो जाती है। इसी तरह एक और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर मॉडल दिया है, ये मॉडल, तो इसमें हमें ऐसे कैसे हम ये मॉडल टेस्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन में। तो आप देखें,
A purposive sampling strategy was used to recruit the sample. The sample size for structure equation modeling using EMOS. तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे उसका नाम लिखेंगे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। अगर आप रिग्रेशन इक्वेशन के तहत नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के तहत कर रहे, तो हमने यूजिंग इमोज वाज डिटरमिन्ड यूजिंग एन रेशो क्यू रूल गिवन बाय जैक्सन। अब ये है एन रेशो क्यू रूल जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था। तो दरअसल ये एन रेशो क्यू रूल अगर आपको समझ आ गया तो आगे भी आसानी से समझ आ जाएगा। इट एक्सप्लेन्स द साइज ऑफ सैंपल बाय टेकिंग इन द रेशियो ऑफ केसेस टू द नंबर ऑफ मॉडल पैरामीटर्स दैट रिक्वायर स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट्स। अब क्यू क्या है आपके पास, स्टैटिस्टिकली एस्टिमेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और आपके पास एन क्या है, एन आपके पास नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सैंपल साइज अगेंस्ट ईच पैरामीटर, और 10 रेशो क्यू इज एन आइडियल सैंपल साइज टू पैरामीटर रेशो। अब देखिए यहाँ पे आपका क्यू जो है ना 27 से ऊपर है। जब आपका क्यू 20 या इससे ऊपर हो तो आप 10 पार्टिसिपेंट अगेंस्ट ईच पैरामीटर ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका पैरामीटर सिंगल हेडेड एरो इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका सैंपल साइज अगेंस्ट ईच पैरामीटर डिक्रीज होता जाएगा। और कुछ रिसर्चेस ये बताती हैं कि आपका मिनिमम सैंपल साइज जो एक्सेप्टेबल है फॉर एसईएम वो 120 है। और मोस्टली रिसर्चेस ये बताती हैं कि स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग जिसे हम एसईएम कहते हैं उसके लिए आपका मिनिमम सैंपल साइज 200 का होना चाहिए। तो ये डिफरेंट इस पे ओपिनियंस हैं, लेकिन आप उसको जिस तरह जस्टिफाई करना चाहें कर सकते हैं विद साइटेशन। मेरा मकसद आपको एक थोड़ा सा एक एक जो है ना प्रपोज चीज न्यू चीज के साथ इंट्रोड्यूस कराना था, और दूसरा ये बताना था कि इसके राइटअप का फॉर्म आप किस तरह कर सकते हैं किसी भी सैंपल का। So for the current study, the ideal minimum sample size for total number of Q is equal to 27 model parameters that require statistically estimate would be 27 multiplied by 10 or n is equal to 270। अब हमारे पास 270 का सैंपल साइज हमें चाहिए। यहाँ पे 330 कलेक्ट किया गया है, तो अब उसे जस्टिफाई देखें किया गया। The sample size was n is equal to 330 because different views have been proposed and it is a common suggestion that the more the ratio of n ratio q, the more trustworthy the result would be। इसका मतलब ये है कि कोई कट ऑफ नहीं बताया, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने ये बताया है कि आप ईच पैरामीटर जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट ले सकते हैं उतना अच्छी बात है। तो मतलब वो कुछ फिर फर्दर रिसर्चेस एलाबोरेट करती हैं जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपके कितने सैंपल साइज के साथ मतलब कितने एस्टिमेट के साथ कितना सैंपल साइज होना चाहिए। देखिए ये आगे मतलब 270 के आने के बाद हमने 330 क्यों लिया ये आपको बता दिया। The sample was selected while considering inclusion and exclusion criteria of patient with a certain type of characteristic as per the requirement of the study to ensure the better result of the study। The response once again जो हम response rate last time हमने discuss किया last class में, the response rate was found to be 81% as calculated by the following definition of the American Association for Public Opinion Research। These response rate were in accordance with that 65% response is an acceptance rate for self-reported measure question। तो यहाँ तक ये देखें ये है फॉर SEM samples description for complex model। तो ये कम्प्लेक्स मॉडल मैंने मतलब आप लोगों के लिए लिखा है, आप बस यहाँ पे सैंपल साइज या सैंपल की जो मतलब है वो आप बता देंगे। सैंपल जिस तरह आप बताते हैं तो 120 participants were recruited या will be recruited will be on the basis of some inclusion and exclusion criteria। उसकी बजाय आपका जो सैंपल साइज है वो आपका एग्जामिनर या आपका रिव्यूअर या आपका कोई भी पर्सन जो कंसर्न पर्सन है वो आपसे पूछे उससे पहले आपकी सारी चीजें लिटरेचर बेस्ड जस्टिफाइड होनी चाहिए। इस राइटअप को कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइटअप। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है ठीक, वरना हम डैनियल की तरफ लेके चलते हैं। जी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन नहीं है।
नेक्स्ट हम चलते हैं डैनियल की तरफ। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्योंकि ये ऑनलाइन है। ये देखें, अगर आप डैनियल के सिंपल लिखेंगे डैनियल सुपर कैलकुलेटर फॉर एससीएम, तो ये ऑनलाइन आप जब सर्च करेंगे तो ये आपको दे देगा। तो ये आप खोलेंगे तो आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये हमें एससीएम की, मतलब ये डैनियल का कैलकुलेटर भी हमें कैलकुलेट करके दे देता है। अगर आपको एन रेशियो क्यू गिवन बाय जैक्सन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कल इफेक्ट साइज की बात की थी, तो यहाँ पे हमें इफेक्ट साइज पहले मेंशन करना होता है कि हम कौन सा इफेक्ट साइज लेंगे। तो हम जो है ना, जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो आपकी एकेडमिकल जो रिसर्चेज हैं जो स्पॉन्सर्ड नहीं हैं या जो फंडेड नहीं है, उनके लिए मीडियम इफेक्ट साइज रिकमेंडेड है। कि ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 0.3 जो है ना वो आपके पास मीडियम है। और डिजायर्ड जो हमारे पास वैल्यू है वो आपकी एकेडमिकल रिसर्चेस के लिए 0.8 होने चाहिए। फंडेड स्पॉन्सर्ड रिसर्चेस के लिए आप 0.9 भी ले सकते हैं। तो ये दरअसल आपकी पावर जो होती है टेस्ट की जनरलाइजेबिलिटी पावर होती है। अभी यहाँ पे एक चीज है नंबर ऑफ लेटेंट वेरिएबल, और यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। ये मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँ, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। ये आपके कंसेप्ट में एक न्यू चीज है, नंबर ऑफ लेटेंट वेरिएबल और नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। मैं दोबारा अपनी प्रीवियस फाइल आपके साथ शेयर करूंगा, ये सैंपल डिस्क्रिप्शन वाली, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। देखें, ये मॉडल में ना एक आपके पास ये ऑलमोस्ट मोर और लेस सर्कुलर टाइप एक शेप है। तो ये है एटीट्यूड। ये वैसे विजिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई विजिबल पिक्चर आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये कुछ विजिबल है आपके लिए। ये देखिए, ये एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड दरअसल, या मैं अगर आपको एक और आसान अल्फाज में समझाऊं, अग्रेशन को तो आप सब मोर और लेस जानते हैं, अग्रेशन को। तो अब अग्रेशन में आपके पास अग्रेशन में आपके पास डिफरेंट सब स्केल है, ठीक है ना। सब स्केल एक है आपके पास फिजिकल फिजिकल अग्रेशन फिजिकल अग्रेशन वर्बल अग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। अब ये सब स्केल है जो आपके रिसर्च में सब स्केल होते हैं, वो दरअसल लेटेंट वेरिएबल होते हैं। सब स्केल क्या होते हैं? आपके लेटेंट वेरिएबल होते हैं। सब स्केल आपके ऑब्जर्व वेरिएबल होते हैं। सब स्केल आपके ऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं। और जो आपका ओवरऑल स्केल है वो आपके पास लेटेंट वेरिएबल होता है। इसको लेटेंट वेरिएबल का मतलब होता है जिसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब देखो, अग्रेशन डायरेक्ट मेजर नहीं हो रहा। अग्रेशन दरअसल फिजिकल अग्रेशन के आइटम से
फिजिकल अग्रेशन मैयर हो रहा है, वर्बल अग्रेशन के आइटम्स से, स्टेटमेंट से वर्बल अग्रेशन मैयर हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट अग्रेशन के एटम से या जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे मिला के आपके पास इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन आई है। तो अब आप अगर थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लें तो हम दरअसल इन चीज़ों को मैयर कर रहे होते हैं। जो ओवरऑल है वो आपका इन तमाम चीज़ों से मिल के ये बनता है। तो इसका मतलब है ये चीज़ हमने ऑब्जर्व नहीं की, ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, ये चीज़ें मिल के अग्रेशन बना रही हैं। इसलिए जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, जो चीज़ें हमने मैयर की हैं, वो फिजिकल अग्रेशन है, वर्बल अग्रेशन है, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन है। इसलिए जो सब स्केल होते हैं, अगर आप स्टडी में सब स्केल और ओवरऑल स्केल ले रहे हैं, एसईएम में ये सहूलत है, लेकिन आपके रिग्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, रिग्रेशन बेस्ड जो एनालिसिस हैं, उनके अंदर ये सहूलत आपको नहीं मुयसर। तो इसलिए अगर वहां पे ऐसा करेंगे तो आपके पास मल्टी कोलिनैरिटी का इफेक्ट आ जाता है। तो इनको हम जो आइटम्स आप लोगों से पूछते हैं उनको जो कैलकुलेट करते हैं, सम अप करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो आपके पास सब स्केल की इंफॉर्मेशन आती है। तो ये आपके पास है ऑब्जर्व्ड और लेटेंट वेरिएबल। अब मैं एक मिसाल देता हूँ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का कोई सब स्केल नहीं है, तो सेल्फ एस्टीम ऑब्जर्व्ड वेरिएबल, पूरा कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, क्योंकि इसके एटम्स जो हैं वो मिल के सेल्फ एस्टीम बना रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ऑब्जर्व्ड वेरिएबल और लेटेंट वेरिएबल, नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर दूंगा। ऑब्जर्व्ड वेरिएबल और लेटेंट वेरिएबल में किसी की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बता दें, ताकि आज हम सैंपल डिस्क्रिप्शन से छुटकारा हासिल करें। सर लेटेंट वेरिएबल का थोड़ा सा रिपीट करें। जी, लेटेंट वेरिएबल आपका तब होता है जब आपके स्केल के अंदर सब स्केल हो, तो सब स्केल आपके ऑब्जर्व्ड वेरिएबल होते हैं। ठीक है। ओके। अब मेरे साथ देखें। अब आप फिजिकल एग्रेशन फॉर एग्जांपल मेजर कर रहे हैं। अब आप एक जी। स्केल बनाया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसके 20 एटम है, ठीक है। और इस 20 एटम में आपका एटम नंबर 1, 5, 1, 3, 5 और 7 और 9 मिल के काउंट मिल के अब मेजर कर रहे हैं फिजिकल एग्रेशन। इनका तो पता है ना, आइटम्स नंबर मिल के सब स्केल बनाते हैं, वो आंसर हमें इंफॉर्मेशन देता है। गुड। अब देखें 2, 4, 6, 8 मिलके हमारे पास बना रहे हैं वर्बल एग्रेशन। अब इसी तरह बाकी जो है हमारे पास 10 से 20 तक मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कहीं पे कोई एटम एग्रेशन का है, या वो फिजिकल अग्रेशन का है, या वो वर्बल अग्रेशन का है, या इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन का है। ओवरऑल अग्रेशन का नहीं है। तो फिजिकल अग्रेशन, वर्बल अग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन मिल के अग्रेशन बनाते। जी सर। इसलिए हम अग्रेशन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए अग्रेशन जो है आपका लेटेंट वेरिएबल है, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल है। आप ऑब्जर्व वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। तो दरअसल ये रिसर्च में मोस्टली हम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल को जिन चीजों के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, हम गुस्सा नहीं देख सकते, लेकिन हम उनकी अग्रेशन देख सकते हैं। सर मतलब सर जो पेरेंट वेरिएबल होता है उसको हम लेटेंट वेरिएबल कहते हैं। हाँ, जो फिर अगर उसके सब स्केल है, अगर सब स्केल नहीं है, जैसे सेल्फ एस्टीम बताया, जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस मिसाल के तौर पे ऐसा वेरिएबल है शायद जिसका कोई सब स्केल ना हो, तो अब एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, क्योंकि इसके सब स्केल नहीं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू यहाँ वेरी पे मच। बात समझा। तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक बात समझ आ गई, लेटेंट वेरिएबल और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल। हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर को लेके। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है
देखिए मैं पर्सनैलिटी ट्रेट का क्यों नहीं कहा, बड़ा कॉमन वेरिएबल है, आसानी से आप लोगों को समझ आ जाता। इसका मैंने क्यों नहीं कहा, इसके तो 5 सब स्केल है, ऐसे है ना। अब इसका मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेट्स डाइवर्स है। जब आपके सब स्केल डिफरेंट नेचर के हों तो आप फिर उनको इकट्ठे नहीं ले सकते। फिर आपका जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इसमें 5 सब स्केल हैं, तो आप दरअसल ये 5 सब स्केल आपके ऑब्जर्व्ड हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ऑब्जर्व्ड ही लेंगे क्योंकि ये 5 सब स्केल मिलके कोई यूजफुल पर्सनालिटी ट्रेट नहीं बनाते कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन नेगेटिव नेचर है, वर्बल अग्रेशन नेगेटिव नेचर है, फिजिकल अग्रेशन नेगेटिव नेचर है, तो ये नेगेटिव नेचर के मिलके ओवरऑल अग्रेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स में न्यूरोटिसिज्म है, कंसेंशियसनेस है, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस है, डाइवर्स ट्रेट्स हैं। तो वो डाइवर्स ट्रेट्स मिलके कोई एक यूजफुल ट्रेट नहीं बनाते। इसलिए ऐसा वेरिएबल, ऐसा स्केल जिसके सब स्केल डिफरेंट नेचर के हों, उन सब स्केल को आप ओनली ऑब्जर्व लेंगे, उनके ओवरऑल या पेरेंट वेरिएबल को आप लेटेंट नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो थ्योरेटिकली गलत है। जी यहाँ ये बात समझ आई है। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गई है, गुड। अब हम देखते हैं अपने प्रीवियस जो हम शेयर की हुई थी। तो वो कहता है कि अब मुझे आप ऑब्जर्व वेरिएबल का नंबर बताओ और लेटेंट वेरिएबल का नंबर बताओ। तो मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस करता हूं कि मेरे पास एक मॉडल है, उस मॉडल पे मेरे पास ऑब्जर्व वेरिएबल कितने हैं और लेटेंट वेरिएबल कितने हैं। अब ये जो है, ये जो आपके रेक्टेंगल में है, ये ऑब्जर्व वेरिएबल है। 1 4 इस पे है, 4 इस पे हैं, 4 और 4 8 हो गए, 4 इस पे हैं, 8 और 4 12 हो गए और 4 इस पे हैं, 12 और 4 16 हो गए, 16 4 इस पे हैं, 16 और 4 20 हो गए। तो 20 आपके ऑब्जर्व वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे 20 इंक्लूड कर देंगे। अब हम दोबारा देखेंगे कि हमारे पास 20 है ऑब्जर्व वेरिएबल। लेटेंट वेरिएबल कितने हैं? लेटेंट वेरिएबल देखें, जैसे बता रहे थे हम पहले, तो ये देखें, ये पेरेंट वेरिएबल है, 1 2 3, एक यहाँ पे है 4 और ये 5, तो 5 आपके लेटेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो डिफॉल्टेड पी वैल्यू है वो यही होती है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब वो कहता है रिकमेंडेड मिनिमम सैंपल साइज, जो मतलब मिनिमम आप सैंपल साइज वो 150 ले सकते हैं, 150 से आपका नीचे नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सेम मॉडल को मैंने जैक्सन के फार्मूला के तहत किया तो 270 आ रहा था। सेम मॉडल को मैंने डैनियल सोपर के मेथड से किया तो 150 वो बता रहा है।
अब यहाँ पे आपके पास मिनिमम सैंपल साइज बता रहे हैं, तो अब आपकी जैसी पॉपुलेशन हो आप वैसी डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि मजीद आपको इसमें कोई मुश्किलात ना हो। अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े, 2 स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के और एक हमने पढ़ा जो है ना उसका जी पावर कैलकुलेटर का। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम अपने नेक्स्ट को देखते हैं। मेथड में हम फर्दर मूव होते हैं ताकि हम अपने राइटअप के जो है ना मेन फेज की तरफ मूव हों, और फिर एनालिसिस भी कुछ टाइम लेंगे हम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात करनी है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो मेथड बताया 3, इनका कोई शर्त तो नहीं है ना, कि कोई कंडीशन तो नहीं है कि किस स्टडी में कौन सा मेथड लगना है, हम कोई एक चूज कर सकते हैं कोई भी कभी भी? हाँ, जब आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग कर रहे हैं और आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं मतलब एससीएम के तहत, तो फिर आप डैनियल सोपर, जैक्सन या और कोई मेथड यूज कर सकते हैं जो एससीएम के लिए स्पेसिफिक हो। एससीएम का मतलब है स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। ये देखो, अगर आप कर रहे हैं मतलब उसके लिए रिग्रेशन के लिए, मतलब सिंपल प्रेडिक्शन देख रहे हैं या बैरन एंड कैनी के अप्रोच के तहत मीडिएशन देख रहे हैं या मॉडरेशन देख रहे हैं, तो तब आप डैनियल और सोपर का भी फार्मूला कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और जी पावर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, या कोई और मेथड। बस आपने ये देखना है कि जो चीज आप करने जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली इसके लिए है कि नहीं है। अब जैसे जी पावर में हम सैंपल एस्टिमेट एससीएम का नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने किया होता है, नहीं कर सकते। और इसी तरह हम क्लाइन जैक्सन के इस फार्मूले के तहत शायद हम जो है ना सैंपल साइज रिग्रेशन का नहीं निकाल सकते। आप देखिए रिग्रेशन के सैंपल साइज में आपके पास टू सिंगल हेडेड एरो, मतलब 2 आईवी है, तो आप 2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो 40 का सैंपल आता है, 40 पे तो रिग्रेशन भी रन। यस सर। सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर वेरी सॉरी टू से मेरे पहले के 10 मिनट ज़ाया हो गए थे, मैं थोड़ा लेट शामिल हुआ हूँ लेक्चर में। तो सर काइंडली ये बताइए, ये स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है? मतलब क्या कब हम एससीएम को यूज करेंगे, इसके लिए कोई हाँ, सिचुएशन हो? एससीएम के लिए देखें, हम हर मॉडल को एससीएम पे नहीं यूज कर सकते। मतलब आपका सिंपल मॉडल है, सिंपल मीडिएशन है, एक आईवी है, एक डीवी है, एक मीडिएटर है, तो उसके लिए एससीएम मतलब कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मतलब कोई सब स्केल हो, लेटेंट हो, ऑब्जर्व हो। सिंपल मतलब फॉर एग्जांपल बिल्कुल सिंपल आप देख रहे हैं ऐसी चीज जिसमें कोई सब स्केल या सिंपल मॉडल है, आईवी मीडिएटर डीवी, तो इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जब आपके एक से ज्यादा, मतलब ये बता रहा हूँ, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट। तो यूनिवेरिएट दरअसल आपके होते हैं जब एक डीवी हो। तो एसपीएसएस में अगर आपने कभी रिग्रेशन रन किया हो तो आपने देखा होगा उसके डायलॉग बॉक्स में एट अ टाइम एक एनालिसिस के लिए एक डीवी यूज होता है, यस सर। एक से ज्यादा, इसे कहते हैं यूनिवेरिएट। तो अब अगर आपके पास एक से ज्यादा मॉडल में डीवी हैं और आप देखना चाहते हैं तो एससीएम इज मोर सूटेबल थिंग, मतलब लाइक दिस, पहली बात। मतलब दूसरी जब बात, मल्टीवेरिएट एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए एससीएम बेस्ट है? हाँ, एक ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आपके पास ऐसी चीज है, जैसे आज हमने बात की लेटेंट और ऑब्जर्व की, जी सर। तो अब लेटेंट और ऑब्जर्व को अगर आप रिग्रेशन में लेंगे तो वहां पे आपके पास मल्टीकोलिनैरिटी आ जाती है। ये यस। मल्टीकोलिनैरिटी एक अजम्पशन है जो वायलेट हो जाती है जब आप ओवरऑल सब स्केल और ओवरऑल स्केल और उसके सब स्केल एक ही एनालिसिस में इंक्लूड कर दे तो वो हाईली कोरिलेट हो जाते हैं और मल्टीकोलिनैरिटी का इफेक्ट आ जाता है। यस सर। लेकिन आप एसईएम में ये कर सकते हैं। अच्छा सर। हाँ, तो एसईएम में ये है। और दूसरा, आपकी अगर कम्प्लेक्सिटी मॉडल की इतनी ज्यादा है तो फिर आप कम्प्लेक्स मॉडल है तो आप एसईएम में कर सकते हैं। ओके सर। तो ये थैंक कुछ यू। अजम्पशन है, मतलब ऐसे नहीं है कि आपका सिंपल मॉडल है और आप एसईएम ही यूज करें। ओके सर, मतलब सर अगर मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि हम वो जो नॉर्मल रिग्रेशन एनालिसिस पे नहीं कर सकते, हाँ, वो उसकी लिमिटेशन में आ रहा हो, वो उसकी तो मतलब पिक्चर को सही तरीके से डिपिक्ट ना कर रहा हो, तो फिर आपको एसईएम में जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर।
सर ये जो कम्प्लेक्स मॉडल की आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि ये वाला कम्प्लेक्स मॉडल हम खुद चूज कर रहे होते हैं या हमारी स्टडी की डिमांड होती है, एक चीज तो ये। और दूसरा सर जो लेटेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं आप, ये लेटेंट वेरिएबल हम हमारे लिए कब इम्पोर्टेंट होते हैं या ये भी हमने ही चूज करना होता है? नहीं, ये आपको थ्योरीज बताती हैं कि आपका लेटेंट वेरिएबल आपके लिए कितना अहम है। और दूसरा ये जो कम्प्लेक्सिटी है मॉडल की, ये भी आपकी विद मतलब अपग्रेडेशन ऑफ रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए हम एज अ रिसर्चर उतनी लेवल तक सोचते हैं जितने लेवल तक हमारी सोच जाती है। तो हम अपने मॉडल को भी वैसे ही ड्रा करते हैं जैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली ग्राउंड्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, उसकी कोई लिमिटेशन को इनकार, हमारा मॉडल कम्प्लेक्स हो जाता है। तो दरअसल कम्प्लेक्स मॉडल कोई ये नहीं है कि आपकी कोई रिसर्च थीसिस में जरूरी नहीं है कि आपका मॉडल कम्प्लेक्स होना चाहिए। आपके मॉडल की इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, आपका मॉडल थेरेटिकली ग्राउंडेड होना चाहिए। उसके लिए सिंपल मॉडल हो रहा है या आपके लिए कम्प्लेक्स मॉडल हो रहा है, इसका मतलब कोई मतलब ऐसी बात नहीं। ओके सर, शुक्रिया सर। वेलकम। और किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है या हम नेक्स्ट मूव करें मेथड की तरफ? आई थिंक सर किसी का क्वेश्चन। किसी का नहीं है, गुड। 5 पार्टिसिपेंट ने आज ज्वाइन किया है यार। सबसे बेस्ट जो होता है वो ये होता है कि आपकी स्टडी डॉक्टरेट की है, आपकी स्टडी एमफिल की है, तो उसकी डिपिक्शन फ्लो चार्ट में होनी चाहिए। अगर थीसिस कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट आपका बना हुआ हो कि आपकी स्टडी किस तरह। अगर कोई बंदा आपके फ्लो चार्ट को देखे, ये मेथड से पहले यूज होता है। अगर पीएचडी का है तो आपको जरूर फॉरेन इवैल्यूएशन के लिए अगर भेज रहे हैं तो आपके पास फ्लो चार्ट होना चाहिए जो आपकी स्टडी के बारे में बताए कि आप अपनी स्टडी में ओवरव्यू दे कि आप अपनी स्टडी में कितने स्टेप्स हैं, कितनी स्टडीज हैं, कितने फेजेस हैं। ये तो मैंने सिंपलेस्ट मतलब आपके सामने शो किया है। इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके एक थीसिस के अंदर 5 स्टडीज हों और हर स्टडी के डिफरेंट फेज हों और हर फेज के डिफरेंट स्टेप्स हों। तो ये लैबोरेटिव होने चाहिए यहाँ पे कि आपकी स्टडी में कितने फेज हैं। अब देखें, ये कोई स्टडी जो मैं आपके सामने साइनॉप्सिस खोला हुआ है, ये कोई पीएचडी का साइनॉप्सिस नहीं है। ये दरअसल मेरे ही अंडर सुपरविजन एक एमफिल स्टूडेंट का साइनॉप्सिस है। तो ये मैंने आपके सामने खोला हुआ है और ये मतलब बोर्ड में सबमिटेड हो के अप्रूव्ड हुआ है। तो ये वो साइनॉप्सिस मैंने खोला हुआ है। तो मतलब आपको ये ना लगे कि ये साइनॉप्सिस शायद कोई हायर स्टडीज का है, पीएचडी का है, हमें इसलिए नहीं समझ आता। देखिए हम सबसे पहले अपना रिसर्च डिजाइन देते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप रिसर्च डिजाइन की बजाय सबसे पहले मेथड के अंदर रिसर्च प्लान दें कि आपका रिसर्च का प्लान क्या है, आपकी स्टडी में मतलब किस तरह कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि बताया गया है, ऊपर भी आप अगर फ्लो चार्ट में देखें तो वहां पे भी बताया गया है कि आपकी स्टडी 2 इंडिपेंडेंट फेजेस के अंदर कन्वर्ट होगी। फेज 1 जो होगा उसमें आप अपनी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें ट्रांसलेशन है, पैलेट टेस्टिंग है पॉपुलेशन के ऊपर, वो करेंगे। और फेज 2 के अंदर आप मेन स्टडी कंडक्ट करेंगे जो कि आपकी इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को मीट करेगी और आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगी। देखिए अब पूरी बात यहाँ पे उसने रिसर्च प्लान में बताई। तो ये दरअसल एक वे है कि आपका जो रीडर है, आपका जो रिव्यूअर है, आपका जो एग्जामिनर है, उसके लिए आसानी हो। अब देखें, अब यहाँ पे फेज 1 के बारे में बता रहे हैं। फेज 1 क्या है, मैं आपके साथ जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी एक दफा आपके कहने पे डिस्कस कर लूंगा, मतलब अगर किसी को लगे। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप या तो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं तो आपका इस तरह एलैबोरेटिव होना चाहिए। फेज 1 विल बी द फॉलोइंग 3 steps. Step 1 will be to get expert opinion on appropriateness and need for translation of scale. और step 2 है to translate these scale into native Urdu language if experts suggest.
मतलब ये सिनॉप्सिस है, तो इसलिए हमने लिखा इफ एक्सपर्ट सजेस्ट। स्टेप 3 है टू कैरी आउट अ पायलट स्टडी टू ट्राई आउट द आइटम्स ऑफ ट्रांसलेटेड इंस्ट्रूमेंट इफ एक्सपर्ट सजेस्ट। इसका मतलब अगर ट्रांसलेशन सजेस्ट होगी तो हम स्टेप 2 और स्टेप 3 करेंगे, अगर ट्रांसलेशन नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। अब ये उसने फेज 1 की मतलब बताया कि फेज 1 दरअसल कितने स्टेप्स पे है और उस स्टेप्स का मतलब क्या है। अब आपको अगर आपका एग्जामिनर ये कह दे कि यार मुझे ये बताओ कि आपने प्रिंटिंग स्टाइल या एकेडमिक परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ये मेथड क्यों यूज किया, ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज किया, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता, या मोर लाइकली आप कहते हैं कि मुझे सुपरवाइजर ने फाइनल करके दिया। तो उसका जवाब ये है कि आपके सिनॉप्सिस के अंदर लिखा हुआ हो कि आपका ये वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों अप्रोप्रिएट है। तो उसके लिए आप क्योंकि जिस तरह अपने सुपरवाइजर को दिखाते हैं वैसे ही आप किसी और टीचर को भी दिखा लेते हैं, किसी एमफिल कैंडिडेट को भी दिखा लेते हैं, अपनी क्लास फेलो को, या किसी पीएडी सीनियर को भी दिखा देते हैं। इसलिए असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटनेस मतलब वो स्केल आपके वेरिएबल के लिए अप्रोप्रिएट है एंड नीड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ स्केल बाय एक्सपर्ट्स। तो ये स्टेप ऐड होने से आपके टूल्स जो हैं उन पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि आपने ये वाला टूल अपने वेरिएबल को मेजर करने के लिए क्यों यूज किया। यस सर, बात समझ आ गई है? सुना है लतीफ, इस ऐसे सिनॉप्सिस बनाया आपने? यस सर। लेकिन सर मैंने इस तरह से फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं, ये फेजेस वगैरह ऐसे मैंने नहीं बनाया। मैंने यही आपसे क्वेश्चन करना था कि फ्लो चार्ट हम कब बनाएंगे, जब हमारी स्टडी के फेजेस होंगे तब बनाएंगे, या हर स्टडी में बनता है ये सारी फ्लो? बात आप देखिए, ये फेजेस मतलब आप ही की स्टडी की तरह है। अब देखिए आप फेज 1 में ये बात कर सकते हैं ना, स्टेप फेज 1 अपना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ना अपनी स्टडी में। सही। देखिए असेसमेंट ऑफ आपको जरूरत है ना कि आपके इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आपके इस इंस्ट्रूमेंट अप्रोप्रिएट हैं और क्या आपके इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसलेट होने की जरूरत है कि नहीं, ये स्टेप ऐड हो सकता है। यस सर। ये हर स्टडी में ऐड हो सकता ठीक। है, मतलब किसी स्पेसिफिक या यूनिक स्टडी के लिए नहीं है। सही हो गया सर। मैंने सर जो साइनॉप्सिस बनाया उसमें सिर्फ मॉडल बनवाया गया है, हाइपोथेटिकल मॉडल जो मैंने वही बनाया है बस। ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये ना ही हमारे जो सुपरवाइजर उन्होंने हमें बोला है और ना ही हमने बनाया, इसलिए मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा मैं था। आपको मजे की बात बताऊं कि ये सिनॉप्सिस मेरी अंडर सुपरविजन में आपके यहाँ नहीं हुआ। सही सही, ठीक। मैंने इंफॉर्मेशन रिमूव कर दिया ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू ना हो। सही। अफशीन, आज आपने मुझे टेक्स्ट करना है तो मैं आज आपको फीडबैक दे दूंगा। एक्चुअली मैं कल से थोड़ा सा एंगेज था, मुझे क्योंकि आपके मेरे पास नंबर सेव नहीं है। आप काइंडली आज मुझे एक रिमाइंडर का टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा, और जिसके भी मेरे पास पेंडिंग सिनॉप्सिस है मुझे 8:30 के बाद एक रिमाइंडर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा इनबॉक्स में। मैं इंशाल्लाह आज रिव्यू करके दे दूंगा। एंड वंस अगेन सॉरी अफशीन कि मैं आपको नहीं कर सका। जियाउर रहमान, आप भी मुझे आज टेक्स्ट 8:30 के बाद ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आज रिव्यू कर दूंगा। अच्छा, असेसमेंट सर चूंकि ये बात हो रही है यहाँ पर रिव्यू करने की, तो आपको टेक्स्ट ड्रॉप करना था, नहीं कर सका। आप मुझे विजिट कर लें नेक्स्ट इस सैटरडे संडे या नेक्स्ट सैटरडे संडे, तो हम इंशाल्लाह इसको कर देंगे। सर मैं एक क्वेश्चन करूं सर? जी जी, क्यों ना करें। सर ये फ्लो चार्ट बेहतर नहीं है कि थीसिस की कंप्लीशन के बाद ही तैयार किया जाए? थोड़ा बेहतर वो बनाया जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये देखें, दरअसल आपका जब थीसिस कंप्लीट हो तब भी आप ऐड करें, और सिनॉप्सिस का ये है कि आपका मतलब सिनॉप्सिस अंडरस्टैंड कराने में, मतलब आप डिफेंड कर रहे होते हैं ना सिनॉप्सिस को, तो आप उसे आसानी से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। देखें कि मेरी ये स्टडी है, आप उसको पूरा मेथड में घुमाने की बजाय ये फ्लो चार्ट में बता सकते हैं।
तो सर साइनैप्सिस में फिर वैसे सरसरी टाइप का नहीं बनेगा सर? नहीं नहीं, मतलब देखें आप यहाँ पे, ये देखें पहले टेस्टिंग फॉर, ये देखें स्टेप के साथ लिखा हुआ है इफ एक्सपर्ट सजेस्ट। ओके सर। देख रहे हैं ये मॉडल नजर आ रहे हैं ना आपको? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, इसमें मजीद ऐड हो सकता है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ये जाती तौर पे मानना है कि आपको पूरा रिसर्च तो शायद इतना डिफेंड नहीं करना पड़ता जितना वो करना पड़ता है, मतलब साइनैप्सिस करना पड़ता है। अजमतुल्लाह, मैं 3:30 बजे के बाद फ्री हूँगा, आप कल मुझे 3:30 बजे के बाद विजिट करना चाहिए। ये जो सर हम चीजों को देख रहे हैं रिसर्च के अंदर, जब हम कोई थीसिस कर रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हम अपनी हिसाब से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम सही जा रहे हैं तो हम चीजों को मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे अभी बात आप बता रहे हैं कि एडिशन की जा सकती है, सब्ट्रैक्शन की बिल्कुल जा सकती बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, अब हो सकता है कि आप यहाँ पे देखें, ये आपको एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया कि आप ट्रांसलेशन करें, तो अब आप है। ट्रांसलेशन की जगह एफ एक्सपर्ट सजेस्ट नहीं डालेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ स्केल डालेंगे। ठीक। ठीक है, तो वो तो हो सकती है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, वो इससे रिलेटेड नहीं, वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, शुरू वाले से, कि जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए या लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखने के लिए, तो हमें जो लिटरेचर मिल रहा होता है, किसी हमें थीसिस से मिल जाए या आर्टिकल से मिल जाए, जो बुक से मिल जाए, तो वो जो हम चीजें वहां से ले रहे होते हैं, उनको लाजमी है कि आपने रिफ्रेज करना है, या अगर हमने वहां पर साइटेशन दे दिया या रेफरेंस दे दिया तो फिर जरूरत नहीं है? एक होता है आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स, एक होता है प्लेजरिज्म। दरअसल हम कंफ्यूज कर देते हैं। सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है कि आपने सेम वर्ड्स में उसके आइडिया को लिखा, ये सिमिलैरिटी इंडेक्स है। तो वो सिमिलैरिटी इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, जो कि एचईसी कहती है कि आप किसी दूसरे के आइडिया को अपने अल्फाज में लिखें। एचईसी का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, अपने अल्फाज में लिखें ताकि सिमिलैरिटी इंडेक्स ना आए। और अगर आप उन्हें साइट नहीं करेंगे तो ये आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी या प्लेजरिज्म करते हैं, आप किसी और का आइडिया अपने नाम के साथ लगाते हैं। ठीक हो गया सर। तो वही मैं सर सवाल कर रहा था कि हाँ अगर हम उसको रिफ्रेश कर देंगे तो वो ये नहीं कह देंगे कि आपने इनकी वर्डिंग क्यों चेंज की, ये तो इशू कोई नहीं आएगा ना? जी, ऐसे तो अफीन, हाँ मुझे विजिट कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि एंगेजमेंट होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेन कैंपस में होता हूँ, लाहौर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे होता हूँ मोस्टली। ठीक है, और हम अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं। देखें, ये चीजें ना, आप जब खास तौर पे अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो जरूर ये ऐड करे। अगर एमएस कर रहा है और मतलब अच्छे तरीके से करना चाहता है तो देखें, अप्रोप्रिएटनेस स्केल की हम चेक करवाते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। वो कहाँ से चेक करवाते हैं? हम अपने सुपरवाइजर से दिखा लिया, अपने दोस्तों को दिखा लिया, और हम अब नीड फॉर ट्रांसलेशन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्टडी के कहा कि मैं स्किल ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो अब आपका एग्जामिनर ये पूछेगा आपने ट्रांसलेट क्यों की है। आप फॉर एग्जांपल आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे तो आपका एग्जामिनर पूछेगा आप ट्रांसलेट क्यों नहीं किए, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं, आपको ट्रांसलेट करनी चाहिए। तो आपके पास कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब आपके पहली बात ये, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन उठे ही ना जहन में, आप इस तरह अपना राइटअप करो, एग्जामिनर को ये पूछना ही ना पड़े। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी राइटअप यही होता है कि आपका राइटअप एक्सप्लेन करे, आपको खुद से वर्बलाइज ना करना पड़े अपने ड्राफ्ट के साथ। आपका राइटअप बताए कि आप क्या मतलब क्यों ये किए। ये स्किल्स के नाम है आपके पास, तो वो लिखा हुआ है कि skills are psychometrically sound and appropriate to operationalize the proposed construct। ये इसके ऊपर हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी थी। अब इसका मेथड क्या था? Skills in this study will be reviewed by the expert to ensure their face and content validity, and it will determine the TCO, criminal thinking scale, difficult in emotion regulation, and broad impulsiveness scale,
वेरिएंट 11 और ये नेक्स्ट स्केल है, इज एक्यूरेट एंड रेलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टारगेटेड पॉपुलेशन बेस्ड ऑन एक्सपर्ट। हमने एक्सपर्ट के लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन के मुताबिक ये देखना था कि ये वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये टारगेटेड पॉपुलेशन के लिए एक्यूरेट हैं, रेलेवेंट हैं। अब ऐसा ना हो कि आप जो स्केल यूज कर लो वो एडोलेसेंट का और आप अडल्ट पे यूज कर लो। अब पार्टिसिपेंट कौन थे इस स्टेप में आपके पास? द पैनल ऑफ एक्सपर्ट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ वन प्रैक्टिशनर, मतलब एक बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था, 2 लेक्चरर थे एंड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर थे फ्रॉम डिफरेंट institutions of psychology. These panelists will have long standing experience in the field of psychology and will have sound grip on psychometrics which will deem them fit to be the panelist for this study. मतलब उसने बताया है कि कौन से लोग आपके पैनल में होंगे। प्रोसीजर क्या होगा? फीडबैक ऑन साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग कंटेंट, फेस वैलिडिटी, आपके सारे स्किल्स के नाम विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑन, मतलब हम किस चीज पे ओपिनियन लेंगे कि उनकी जो लैंग्वेज है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं, कल्चरली कंटेक्चुअल रेलेवेंस है कि नहीं है, इन चीजों पे हम ओपिनियन लेंगे। अब उसका रिजल्ट क्या, मतलब ये तो सिनॉप्सिस है। After the assessment of appropriateness and need for translation of scale by the expert, if experts advise that instruments be translated into native Urdu language, then the study will follow step 2 and step 3 of phase 1 to translate the instrument in accordance to the MAPI guidelines and analyze the appropriateness of items through palette study. तो आप उसने स्टेप 2 और स्टेप 3 लिखा नहीं है, उसने बताया है कि आपका अगर हमें कहा गया तो हम मैपी गाइडलाइन के मुताबिक स्केल ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये अभी आपका सिनॉप्सिस था, थीसिस नहीं था। अगर थीसिस होता तो स्टेप 2 और स्टेप 3 के बारे में भी गाइडलाइन होगी। अगर आप लोग इसके बारे में मजीद इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये आज का हमारा सैंपल डिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट मॉडल्स, और कि हम अपनी स्टडी के मेथड को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से चीजें ऐड कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कर सकते हैं, वरना आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट हम मेन स्टडी के जो वेरिएबल्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। मेन स्टडी के मेथड पे हम डिस्कशन करेंगे और उसको हम देखेंगे कि मेन स्टडी का मेथड हम किस तरह लिखते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती हैं, किस तरह लिखते हैं, असेसमेंट मेजर्स की इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, अगर एक मेजर के हमें कुछ स्केल लेने हैं, कुछ स्केल ड्रॉप करने हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं, प्रोसीजर और एथिकल कंसिडरेशन को कैसे हम ओवरलैप नहीं करने दे सकते, और प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह लिखते हैं। इसके करने के बाद फिर हम रिजल्ट पर नेक्स्ट चले जाएंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सर आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन सर वो इस लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। कर सकता हूँ सर? जी सर हम जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं और लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, मैंने सर काफ़ी इस पर रिसर्च की है, काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, तो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ जो आपके वेरिएबल्स हैं और टॉपिक है उसका बैकग्राउंड दे रहे होते हैं, उसकी वेरिएबल्स की डेफिनेशन दे रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप बैकग्राउंड देने के बाद, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद आप थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू जो पहले रिसर्च हुई है मेन 2-4 वो बतानी है, और बाकी कहते हैं कि जब आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिख रहे होते हैं उस वक्त आपने अपने डिटेल में बताना होता है ना जो रिसर्चेज हो चुकी हैं। तो इसमें मैं कंफ्यूज था कि इंट्रोडक्शन के अंदर जस्ट हम टॉपिक को डिफाइन करेंगे, बैकग्राउंड बताएंगे और वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, या हम वहां पर रिसर्चेज यानी कि लिटरेचर भी बता रहे होते हैं। इसमें इशू था सर। क्वेश्चन इसमें ये है कि देखिए कॉमन, मतलब हम अगर एक्सपर्ट की अपोजिट ओपिनियन है तो हम, मतलब मैं आपके साथ आर्ग्यू करता हूँ। पहले मैं ये आर्ग्यू करता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे लतीफ कि क्या अगर ऐसा हो कि हमें इंट्रोडक्शन के अंदर लिटरेचर रिव्यू ऐड करना हो तो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का हेडिंग होती, चैप्टर ना होता।
यस सर। जब हमारे पास पूरा चैप्टर है तो इट मींस कि हमें सारी इंफॉर्मेशन उधर देनी। और इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू का बेसिकली डिफरेंस ही यही है कि आप इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर अंडरस्टैंड द ओनली नेचर ऑफ योर सिंगल वेरिएबल। आप सिंगल वेरिएबल की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंट्रोडक्शन है। उसमें उसके रेलिवेंट थ्योरेटिकल ग्राउंड्स दे सकते हैं, मॉडल्स दे सकते हैं, डायमेंशन टाइप कुछ भी दे सकते हैं। यस सर। लेकिन जहां पे आप उसकी नेचर से हट के उसके पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्शंस, इस तरह की चीजें बताएंगे तो वो आपकी लिटरेचर रिव्यू में चले जाएंगे और वो सूटेबल वो लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के। ठीक। कॉमन सेंस की बात है, हेडिंग नहीं है लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर है। चैप्टर जब आपके पास है तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे है। यस और सर। वहां पे बताते हैं एक तो रिसर्चेस दे दे, तो दरअसल लिटरेचर रिव्यू एक तो रिसर्चेस या 10-12 रिसर्चेस या एक्सप्लेनेशन का नाम नहीं। लिटरेचर रिव्यू आपकी डिबेट है, वो एक रिसर्च से हो या 100 रिसर्च से हो। आप यस करके अपने टॉपिक को यस सर। ठीक है। यस सर। सिर्फ आपका माइक शोर ज्यादा आ रहा है, फिर ये रिकॉर्डिंग वाले जो है ना वो करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके सेशन के साथ। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हम वीकेंड शायद है फिर वीकेंड के बाद मिलेंगे। और जो मैंने ऑफ लिए हैं वो इंशाल्लाह मैं कंपनसेट करूंगा। और दूसरा हो सकता है हमें 2-3 क्लासेस ऊपर भी लेनी पड़े उसके लिए, क्योंकि अभी हमारा एनालिसिस का चैप्टर शायद वो लेंथी हो जाए, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग एक ऑनलाइन कोर्स में थोड़ी डिफिकल्ट सी हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खुश रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।